Good morning, students. I hope you all are doing well and also paying attention towards studies, completing your homework, worksheets, learning work, and read the PDF file thoroughly with the video portion. We have already discussed about the National Assembly of France. The law was passed for abolishing the feudal system of obligation and taxes and the constitutional monarchy to be formed. Now let us start the topic. France becomes a constitutional monarchy. The National Assembly completed the draft of constitution in 1791. 1791 में नेशनल असेंबली जो बनाई थी थर्ड स्टेट की मिल करके उन्होंने ड्राफ्ट बना लिया कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें उनका मेन ऑब्जेक्ट तो यही था, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि उनको मोनार्क की जो पावर्स थी उसको लिमिट में करना था, उसको कंट्रोल करना था। तो नाउ पावर वॉज नो मोर सेंट्रलाइज्ड। अब पावर जो थी सेंट्रलाइज ना हो करके एक पर्सन के हाथ में ना रह करके अब वो पूरा सेपरेट हो गई और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में बढ़ गई। द डिवीज़न ऑफ पावर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट डिवीज़न ऑफ पावर। तो इट हैज़ गॉन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। द लेजिस्लेचर मीन्स हु मेक्स लॉ, देन एग्जीक्यूटिव्स who performs according to the law. Now judiciary is the third institution who looks after the law. This made France a constitutional monarchy by federal government. Federal government means by division of power. This feature, division of power, was brought from American government. Remember when we discussed that France helped America to get freedom from Britain when 13 colonies of America got freedom. The government was federal government there in America. So the concept of division of power was brought in France from America only. Now see this picture. This picture shows what does it show? In France people got a right to vote. जो उन्होंने संघर्ष किया उसकी वजह से उन्हें वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन सबको नहीं मिला। टू काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ सिटीजन देयर वर एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स जो कि वोट दे सकते थे, दे वर एंटाइटल्ड टू वोट, एंड पैसिव सिटीजन नो वोटिंग राइट्स, दे हैव नो वोटिंग राइट्स। तो कौन थे ये पैसिव सिटीज़न? वो थे एक तो वो जो कि टैक्स पे नहीं कर पाते थे, जो मिनिमम टैक्स चाहिए होता था एटलीस्ट 3 days वेजेस, उतना भी नहीं दे सकता था। एक तो वो लोग, दूसरे जो 25 ईयर्स से कम थे वो, बच्चे थे वो, और विमेन, औरतों को वोट देने का तो अधिकार नहीं था। और जो मेन थे उनमें से भी जो टैक्स पेयर्स थे पर्टिकुलर अमाउंट वाले, वो ही दे सकते थे वोट। तो हर किसी को वोट देने का भी हक नहीं था, अधिकार नहीं था। और जो एक्टिव सिटीज़न थे जो कि वोट दे सकते थे, वो 28 मिलियन की पॉपुलेशन में से लगभग 4 मिलियन जो थे वो ही बस वोट दे सकते थे। अब वहाँ पे जो इलेक्शन वाला सिस्टम था वो डायरेक्ट नहीं था, वो इनडायरेक्ट था। यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है तो एक्टिव सिटीज़न गए वोट देने और हो गया, नहीं, वो ऐसा नहीं था। पहले इलेक्टर्स थे उन्हें चुना जाता था। एक्टिव सिटीज़न किनको चुनते थे? इलेक्टर्स को। वो वोट से इलेक्टर्स को चुनते थे। इलेक्टर्स की कैटेगरी में वो लोग आते थे जो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट का टैक्स पे करते थे। बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, हमने थर्ड स्टेट में भी पढ़ा है कि जो एजुकेटेड पीपल थे, जो वेल्दी पीपल थे, वो लोग, तो वो इसमें आते थे। वो वोट के द्वारा इलेक्ट होते थे। फिर इलेक्टर्स जो थे वो नेशनल असेंबली फॉर्म, उसमें से चुन करके, वोट दे करके चुन करके नेशनल असेंबली फॉर्म करते थे।
ये जो नेशनल असेंबली बनती थी, फिर ये किंग पे और मिनिस्टर्स, यानी जो हमने क्लर्जी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास नोबिलिटी पढ़ा है, उन पे कंट्रोल करने के लिए राजा की पावर को, क्लर्जी की पावर्स को, जो उनके प्रिविलेजेस थे उन पे, और मिनिस्टर्स के, उनको तो एबॉलिश कर ही दिया था, लेकिन साथ ही साथ उनको और जो उनकी पावर्स थी उनको भी लिमिट कर दिया था। कंट्रोल करने के लिए ये नेशनल असेंबली बनाई गई थी। तो इस तरह से ये कंट्रोल करते थे। ये इनका सिस्टम था कि इस तरह से यहाँ पे इलेक्शन हुआ करते थे। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर्स टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। इनके पास ये पावर थी कि वो लॉज बना सकें, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। वी हैव टॉक्ड अबाउट इनडायरेक्ट इलेक्शन, दैट इज सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चोज द असेंबली। ये लोग इलेक्टर्स चुनते थे और इलेक्टर्स फिर असेंबली चुनते थे। Not all citizens, however, had the right to vote. Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage were given the status of active citizens. That is, they were entitled to vote. The remaining men and all women were classed as passive citizens. ये लोग पैसिव सिटीजन्स थे जो वोट नहीं दे सकते थे। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर, इलेक्टर कौन बन सकता था, और फिर इलेक्टर में से ही कोई असेंबली का मेंबर बनेगा, जो कि अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर में बहुत ज़्यादा पे करने वालों की कैटेगरी में आते थे। इस तरह से जो कॉमन मैन भी थे, उनमें जो एजुकेटेड और हाई टैक्स पेयर जो थे वो ही नेशनल असेंबली तक पहुंच पाते थे। कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, मीन्स उनको जो राइट्स मिले थे सिटीजन्स को, वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट ही वहीं से होता है कि कौन कौन से राइट्स। एक right to live, right to freedom of speech, right to freedom of opinion, equality before law, ये सारी rights इनके natural and inalienable rights में आते हैं। मतलब इन्हें कभी वापस नहीं लिया जाएगा, इन्हें छीना नहीं जाएगा, और ये इनको जन्म से ही मिलेंगे, इससे कोई ले नहीं सकता। That is, they belong to each human being and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen's natural rights. ये स्टेट का ड्यूटी बनती है कि वो नागरिकों के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ऐसे कई राइट्स थे, जैसे मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। जो जन्म जिन्होंने लिया है वो अब अपने हिसाब से आज़ादी से रहेंगे और उनको सभी अधिकार समान रूप से मिलेंगे। ऐसे ही लिबर्टी, सिक्योरिटी, रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, अपने कोई उनको ज़बरदस्ती या उनके किसी ह्यूमन राइट को छीन रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। नो मैन मे बी एक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। ऐसा नहीं है कि बस राजा ने कहा है भाई उस आदमी को उठा के लाओ और बस, नहीं, पूरा लॉ बन गया था। अब हर कोई ऐसे ही नहीं किसी को भी अरेस्ट कर सकता है या पुलिस कस्टडी में रख सकता था। अब पूरा कानून के हिसाब से ही जो केसेस बनेंगे तभी ऐसा कुछ हो सकता था। तो इस तरह से वहाँ पे कई राइट्स मिल गए कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कॉमन मैन को भी। एवरी सिटीज़न में स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली। इस तरह से वहाँ पे प्रिंट मीन्स कोई मैगज़ीन में कुछ लिखना है, बताना है, छपवाना है, तो वो वहाँ अपनी व्यूज़ को लिखवा सकते थे। इस तरह से फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद सिटीज़न्स को राइट्स भी कई दिए गए।
और वहाँ पे जो इलेक्शंस होते थे तो कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स भी बने। पॉलिटिकल सिंबल्स में भी उनके जो व्यूज़ थे कॉमन मैन के वो ज़्यादा सामने आए। लाइक ये जो सिंबल्स थे, द ब्रोकन चेन, यानी अब हम आज़ाद हो गए हैं, अपने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया। इस तरह से कई सिंबॉलिक थिंग्स थी वहाँ कि स्लेव्स वगैरह की चेन को टूटा हुआ दिखाना कि वो अब हम बंधे हुए नहीं हैं। ऐसे ही रॉड्स, अकेली रॉड होगी तो वो क्या हो गया, वो जल्दी उसको कोई भी सप्रेस कर सकता है, दबाव में ला सकता है। लेकिन यही जब यूनाइट हो जाएंगे, बंधे हुए हो जाएंगे, तो बंडल ऑफ रॉड्स वो जब बन जाएंगे तो ये उनके सिंबल ऑफ यूनिटी। ऐसे ही आई, आंखें खुली रखना चारों तरफ से, और ऐसे तो ये अवेयरनेस, द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट मीन्स नॉलेज एंड अवेयरनेस। ये व्हाट डज इट शो, नॉलेज एंड अवेयरनेस। इस तरह से कई सिंबल्स थे। और जैसे ये रिंग, इसका रिंग जो होता है, रिंग का कोई एंड नहीं होता, कोई बिगिनिंग नहीं होता, तो द सिंबल ऑफ इटर्निटी। लाइक दिस रेड कैप, ये शो करता है कि स्लेव जब आज़ाद हो जाते हैं तो ये पहन लेते हैं। इस तरह से ये फ्रीडम का सिंबल हो गया, दिस वन एंड ऑल्सो दिस वन। ब्लू वाइट रेड, 3 कलर्स, ये ट्राई कलर्स जो थे वो नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस ये शो करते हैं। विंग्ड विमेन, विंग्ड वुमेन मतलब पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। ये कि यहाँ अब कानून बन गया है, कानून के हिसाब से सब रहेंगे, सबको अपने हिसाब से काम करने का अधिकार लॉ ने दिया है। नेक्स्ट वन इज़ द लॉ टैबलेट। ये इस तरह से बना हुआ है जिसमें लगता है जैसे कोई बुक है, उसमें बुक के बारे में लॉ के लिए लिखा हुआ है। तो व्हाट डज इट शो, दैट द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून की नज़रों में सभी बराबर हैं, कानून सबके लिए बराबर है। इस तरह से इन्होंने पॉलिटिकल सिंबल्स भी ये सारे आए। ये कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत थी, लोग इलेक्शंस लड़ते थे तो तरह तरह के सिंबल्स, और ये वैसे भी अवेयरनेस लाने के लिए भी लोगों में था। ऑल्दो इवन आफ्टर साइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, the King Louis XVI, the ruler of France, was not at all happy or satisfied. कौन अपनी सत्ता छिन जाने से या पावर छिन जाने से खुश होता है, कोई नहीं। तो वैसे ही ये राजा भी खुश नहीं था। ये जो आसपास के नेबरिंग जो कंट्री थे वो भी डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो फ्रांस की तरह हमारी भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाए, हमारी पावर्स को लिमिट कर दें। तो ऐसा डर बैठ गया था राजाओं में। इवन लुइस 16 ने तो जो नेबरिंग कंट्री थी प्रशा, वहाँ के राजा से सीक्रेटली बातचीत भी की थी, लेकिन उससे पहले ही फ्रांस में और ज़्यादा रिबेल हो गए थे। और इन सब का रिज़ल्ट ये हुआ कि फ्रांस से मोनार्की ख़त्म हो गई और फ्रांस जो है फिर रिपब्लिक बन गया। पहले मोनार्की थी, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। बट राजा ने इस तरह से काम किया, दूसरे देश के राजाओं से बातचीत करने लग गए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी ख़त्म हो गई और वहाँ पे फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक। लेकिन हाउ डज इट हैपन्स, हाउ डिड इट हैपन, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो that how France became a republic. Make your notes from the video. This will be helpful while you revise the chapter. Make sure write each and every point in your notes. Do remember this. Thank you.